जय हिंद दोस्तों। जब तक एक ब्राह्मण अपने बेटी की शादी शेड्यूल कास्ट में नहीं करवा देते हैं तब तक रिजर्वेशन चलता रहेगा, ऐसा बोला एक मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर संतोष वर्मा जी ने। संतोष वर्मा जी यहीं नहीं रुके। संतोष वर्मा जी आगे बढ़ते हुए कह दिए कि हाई कोर्ट की ऐसी डिजाइन है रिक्रूटमेंट की कि वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को एक्सक्लूड कर देती है, जज प्रॉपरली नहीं बनने देती है। इससे पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट जो मध्य प्रदेश का है उसको काफी ज्यादा आहत पहुंचा है और सारे के सारे पॉलिटिकल लीडर्स इन आईएएस ऑफिसर को टर्मिनेट करने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, ये एक पीसीएस ऑफिसर थे जो कि प्रमोट होके आईएएस बने हैं और इन्होंने अपने प्रमोशन में भी काफी फॉल्स डॉक्यूमेंट को यूज किया हुआ है, वो बात भी निकलकर सामने आ गई है। अब दोस्तों देखिए, जो सिविल सर्विसेज है उसको स्टील फ्रेम बोला जाता है देश का। कहने का मतलब है कि पूरी जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गवर्नेंस स्ट्रक्चर में। इसके ऊपर काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, तो एट द सेम टाइम पावर्स भी दिए जाते हैं। और पावर्स अगर आपको दिए जा रहे हैं तो बहुत हाई एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड आपको फॉलो करने पड़ेंगे। और उन्हीं हाई एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड में से इंपार्शियलिटी भी आती है और अनबायस्डनेस भी आता है। कहने का मतलब है भारत जो कि विविधताओं का देश है, इतने सारे सेक्शन है, रिलीजन है, कास्ट है, क्रीड है, उन सबके बीच समानता बनाए रखना। और आप एक आईएएस ऑफिसर हैं, आपके पास पावर है, तो यह बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि आप सारे सेक्शंस को अनबायस्ड तरीके से देखें, इंपार्शियल तरीके से देखें और उनके बीच समानता बनाए रखें और उसी तरह से अपनी सर्विस को निभाएं। यही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बस इस केस में ऐसा नहीं होते दिख रहा है और इसी वजह से पूरा मध्य प्रदेश का पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, चीफ मिनिस्टर से लेकर अपोजिशन लीडर्स तक ये चाह रहे हैं कि इन आईएएस ऑफिसर को टर्मिनेट कर दिया जाए। अब दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वर्मा जी ने करा क्या और साथ ही साथ दोस्तों हम देखेंगे कि क्या राइट्स हैं, क्या प्रोटेक्शंस दिए गए हैं एक आईएएस ऑफिसर को रिमूवल के अगेंस्ट हमारे संविधान में। किस तरह से उनका सस्पेंशन तो जरूर स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है, बट उनको रिमूव और टर्मिनेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती है। और यह अथॉरिटी किसके पास होती है हम इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम यह भी पता करेंगे कि सस्पेंशन और टर्मिनेशन के बीच फर्क क्या होता है। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। मैं हूं मयंक भारद्वाज। वेलकम टू श्रीराम्स आईएएस यूपीएससी चैनल। तो देखते हैं, जानते हैं कि वर्मा जी ने किया क्या। ये एक बहुत सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, एमपी कैडर के हैं, बट इनके ऊपर कुछ मल्टीपल सीरियस एलिगेशन लगे हैं। और दोस्तों, सीरियस एलिगेशन क्या है? पब्लिक मिसकंडक्ट। कहने का मतलब है पब्लिक में आकर और माइक पर सबके सामने ऐसी ऑफेंसिव भाषा का इस्तेमाल करना जहां आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को, स्पेसिफिकली इस केस में ब्राह्मण कम्युनिटी को डेरोगेटरी भाषा बोल रहे हैं। साथ ही साथ में आप हाई कोर्ट पर बहुत गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं। इसके साथ में आपने फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट्स भी यूज करे हैं। अब ये तो थोड़ा सा हद पार कर देने जैसा हो जाता है। तो दोस्तों क्या है, देखिए एक एक करके देखते हैं क्या रिमार्क है। हाई कोर्ट के बारे में क्या बोल रहे हैं? कुछ डेरोगेटरी बातें बोले हैं, कुछ इन्फ्लेमेटरी बातें बोले हैं। कहा है इन पे इंपार्शियल ना होने का इल्जाम लगाते हुए बोला है कि हाई कोर्ट शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के बच्चों को एक्सक्लूड कर देते हैं, उनको जज नहीं बनने देते हैं। अब दोस्तों ये तो कुछ सच नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जुडिशरी में भी, हमारे सिविल सर्विसेज में भी हर जगह शेड्यूल कास्ट के छात्र हों, शेड्यूल ट्राइब के छात्र हों या फिर अनरिजर्व्ड कैटेगरी के छात्र हों, सबका रिप्रेजेंटेशन है। और इस तरह की बातें करना, वो भी एक पब्लिक प्लेस पर, that is not proper, that is against the ethical standard of the civil services। साथ ही साथ ये एक पर्टिकुलर कम्युनिटी, यहां पर कहें तो ब्राह्मण कम्युनिटी के अगेंस्ट भी कुछ कुछ ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है कि जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं वो इनके खिलाफ कुछ ना कुछ प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। साथ ही साथ में देखिए, ये सबसे जरूरी चीज है यहां पर, जब ये प्रमोट हुए थे आईएएस स्टेटस में तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। इन्होंने फॉल्स डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, इन्होंने मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स लगा दिए, अपनी सर्विस को इन्फ्लेट करके बता दिया, जितनी भी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है उससे ज्यादा अपनी सर्विस को बता दिया। ही कंसील्ड द डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज। कुछ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इनके खिलाफ अगर चल रही हैं, और कैसे ये कंसील करा? इन्होंने फॉल्स सिग्नेचर कर दिए जज के भी फॉल्स सिग्नेचर करे हुए हैं। ये केस निकला था 2-3 साल पहले। साथ में मिस रिप्रेजेंटेशन टू मीट आईएएस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब इतने सारे
काम कर दिए हैं इन्होंने कि डेफिनेटली पूरा पॉलिटिकल क्लास इनका टर्मिनेशन चाह रहा है, टर्मिनेशन मांग रहा है। गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया दोस्तों, अब यहां से आप अगर एक यूपीएससी के छात्र हैं तो बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए कि कैसे प्रोसेस पूरा होता है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। देखिए मैं आपको बताता हूं, देयर इज समथिंग कॉल्ड ऑल इंडिया सर्विस। अगर आप ब्यूरोक्रेसी में देखेंगे तो 3 तरह की मेजर सर्विसेज हैं। पहला होता है ऑल इंडिया सर्विस, जिसमें आपके आईएएस ऑफिसर्स और आईपीएस ऑफिसर्स और आईएफओएस ऑफिसर्स आ जाते हैं। साथ ही साथ में एक होती है सेंट्रल सर्विस और फिर होती है स्टेट सर्विस। अब ये जो ऑल इंडिया सर्विस है, ऑल्दो रिक्रूटमेंट सेंटर करता है, ट्रेनिंग सेंटर करता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, डायरेक्टली अपॉइंट होते हैं प्रेसिडेंट द्वारा, पर ये काम स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। दोस्तों ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी डेमोक्रेसी का, हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जिसमें आप देखिए सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट। ये एक अलग प्रकार का फेडरल स्ट्रक्चर है जो हमारे देश में देखा जाता है। और इसमें सेंटर पावरफुल कैसे है, एक फीचर ये भी है कि सेंटर द्वारा रिक्रूट करा हुआ ऑफिसर स्टेट्स में जाके काम करता है। बट क्या स्टेट गवर्नमेंट को उस ऑफिसर को रिमूव कर देने का पावर है, टर्मिनेट कर देने का पावर है या नहीं है? और स्टेट गवर्नमेंट क्या क्या कर सकता है उस ऑफिसर के साथ? क्या ट्रांसफर कर सकते हैं, क्या सस्पेंशन कर सकते हैं? देखते हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने एक रिक्वेस्ट भेजा है डीओपीटी को, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, टू इनिशिएट एक्शन अगेंस्ट द आईएएस ऑफिसर, टू रिमूव और डिसमिस द आईएएस ऑफिसर, दैट मींस टू टर्मिनेट the IAS officer based on the combined misconduct and fraud charges। मिसकंडक्ट क्या, जो कुछ भी इन्होंने बोला है एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के अगेंस्ट या फिर हाई कोर्ट के अगेंस्ट, और फ्रॉड चार्जेस वो सब जो इन्होंने यहां पर मिसलीडिंग डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए हैं अपने प्रमोशन के लिए। अब जो रिमूवल या फिर डिसमिसल होता है, इसको करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? एक आईएएस ऑफिसर या फिर एक आईपीएस ऑफिसर जो कि ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर होते हैं, उनको रिमूव करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 311 में एक बात कही गई है कि जो भी ऑफिसर है, जो भी उस ऑफिसर की अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, उनका डिसमिसल उससे नीचे लेवल के अथॉरिटी नहीं कर सकते। कहने का मतलब है, अगर एक ऑफिसर को प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है तो इनको रिमूव प्रेसिडेंट से नीचे की कोई भी अथॉरिटी नहीं कर सकती। अब प्रेसिडेंट से ऊपर तो कोई अथॉरिटी है नहीं हमारे देश में, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, अगर अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ने किया है तो रिमूव भी प्रेसिडेंट ही करेंगे। सो इट इज ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हु रिमूव्स अ ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। अब प्रोसीजर क्या है डिसमिसल का या रिमूवल का, वो एक बार देख लेते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट एक डिटेल्ड चार्जशीट दायर करती है डीओपीटी को, बताती है कि ये सारे चार्जेस हैं अगेंस्ट एन आईएएस ऑफिसर और अगेंस्ट एनी ऑफिसर ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। साथ में डीओपीटी ऑर्डर करता है एक फॉर्मल डिसिप्लिनरी इंक्वायरी। देखिए 311 आर्टिकल के अंदर काफी सारे प्रोटेक्शन दिए हुए हैं एक आईएएस ऑफिसर को। एक आईएएस ऑफिसर को या फिर किसी भी ऐसे ऑफिसर को जो कि ऑल इंडिया सर्विस में आता है, उसको आप ऐसे ही आर्बिटरी मैनर में अपने विम्स और फैंसीज के बेसिस पे रिमूव नहीं कर सकते हैं। उसके लिए एक पूरा प्रोसीजर यहां पर फॉलो होता है। क्या होता है भाई, डीओपीटी के पास अगर कुछ चार्जेस आए हैं स्टेट गवर्नमेंट से तो पहले तो उन पर इंक्वायरी होगी, फिर ऑफिसर गेट्स द रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू डिफेंड हिमसेल्फ। ऑफिसर को भी एक मौका दिया जाएगा कि आप भी अपनी बात रखिए, बिना सुने उनको कंडेम नहीं किया जाएगा। ये तो लीगल प्रिंसिपल है, नोबडी शुड बी कंडेम्ड अनहर्ड। तो यहां पर ऑफिसर को भी चांस दिया जाता है। फिर इंक्वायरी ऑफिसर शुड सबमिट द फाइंडिंग्स, जो भी इस इंक्वायरी की फाइंडिंग्स हैं उसको सबमिट किया जाता है। फिर यूपीएससी से कंसल्ट किया जाता है। देखिए आर्टिकल 320 के अंदर यूपीएससी से कंसल्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिक्रूटमेंट बॉडी है, सेंट्रल लेवल की, बहुत हाई लेवल की रिक्रूटमेंट बॉडी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आर्टिकल 315 के अंदर स्टैब्लिश हुई है। तो कोई भी ऑफिसर जिसको रिक्रूट करा है यूपीएससी ने, जब आप उसको रिमूव करने जा रहे हैं तो एक एडवाइस उससे लेना बनता है, और यूपीएससी हैज टू गिव, शैल गिव द एडवाइस इन दिस मैटर, कैन नॉट रिफ्यूज द एडवाइस ऑन दिस मैटर। देन
फाइनली जब यूपीएससी भी बोल देता है कि ऑफिसर को आप रिमूव कर दीजिए, उस समय प्रेसिडेंट इशूज द फाइनल रिमूवल और डिसमिसल ऑर्डर। तो इतनी सारी चीजें होती हैं दोस्तों एक आईएएस ऑफिसर को रिमूव करने के लिए। आप ऐसे ही किसी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को रिमूव नहीं कर सकते। बट सस्पेंशन के रूल क्या है? सस्पेंड कौन कर सकता है? जैसा कि मैंने बताया, द ऑफिसर इज द person who is recruited by the government of India but works for the state government। तो सस्पेंशन क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑल्दो रिमूव नहीं कर सकती, टर्मिनेट स्टेट गवर्नमेंट नहीं कर सकती, सस्पेंड कर सकती है क्या? सो देखिए, स्टेट गवर्नमेंट में सस्पेंड एन आईएएस ऑफिसर पोस्टेड अंडर इट। ऑफ कोर्स उनका तबादला तो कर सकते हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी भेज सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह भेज सकते हैं उस कैडर के अंदर, साथ में उनको सस्पेंड भी कर सकते हैं। और कुछ एक्सेप्शंस हैं। देखिए, अगर इंक्वायरी पेंडिंग है या फिर क्रिमिनल चार्ज है या फिर सीरियस मिसकंडक्ट अगर किया गया है, तब बात कुछ अलग है। और एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सस्पेंशन जो होता है दैट इज नॉट इक्वल टू पेनाल्टी। कहने का मतलब है सस्पेंशन एक माइनर सा पनिशमेंट है, कोई मेजर पनिशमेंट नहीं है। जनरली आपने देखा होगा किसी ऑफिसर को सस्पेंड अगर कर दिया जाता है तो उसको दोबारा सर्विस में फिर से कुछ समय के बाद बुला लिया जाता है। और अगर 90 दिन से ज्यादा का आपका सस्पेंशन करा है आपने, तो आपको डीओपीटी से एक बार पूछना पड़ता है, उस सस्पेंशन को एंडोर्स करवाना पड़ता है। तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की पावर्स के बीच में डिफरेंस है। जहां पर स्टेट गवर्नमेंट है वो ट्रांसफर कर सकते हैं, डे टू डे कंट्रोल कर सकते हैं एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को, साथ ही साथ कुछ माइनर पेनल्टीज दे सकते हैं। बट जब मेजर पेनाल्टी की बात आती है, जैसे डिसमिसल है, रिमूवल है, कंपलसरी रिटायरमेंट है, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकती है। देखिए, डीओपीटी एक डिपार्टमेंट है जो सेंट्रल मिनिस्ट्री के अंदर आता है और ये अपनी जो फाइंडिंग है, इंक्वायरी की फाइंडिंग है, उसको यूपीएससी को भेजता है, जो अगेन एक सेंट्रल लेवल की रिक्रूटमेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और जो फाइनल रिमूवल ऑर्डर आता है वो प्रेसिडेंट से आता है। तो हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या फिर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो कोई मेजर पेनाल्टी लगा सके, रिमूव कर सके सर्विस से, टर्मिनेट कर सके एक ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर को। सो फाइनल अथॉरिटी फॉर डिसिप्लिनरी एक्शन लाइज विद द प्रेसिडेंट और विद द सेंटर गवर्नमेंट। अब दोस्तों एक बार देखते हैं जो 311 आर्टिकल है ये किस प्रकार के प्रोटेक्शन देता है एक सिविल सर्वेंट को। सो नो डिसमिसल और रिमूवल बाय अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू द अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जैसा मैंने बोला, इनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी प्रेसिडेंट होते हैं, तो कोई भी ऑफिसर जो कि प्रेसिडेंट से सबऑर्डिनेट है वो इनको रिमूव नहीं कर सकते, सिर्फ प्रेसिडेंट ही इनको रिमूव करेंगे। ठीक है, अगला, मस्ट गिव ऑफर फॉर अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू बीइंग हर्ड। ये हमने पहले भी देखा कि आईएएस ऑफिसर को हमेशा एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, आपको उनकी बात सुननी पड़ेगी विदाउट लिसनिंग टू द पर्सन। जब तक वो अपना केस प्रस्तुत नहीं करेंगे उससे पहले आप उनको रिमूव नहीं कर सकते, आपको इंक्वायरी में उनको सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था। वो एक्सेप्शंस क्या है? ना ही देखिए ये इंक्वायरी होगी, ना ही कुछ दूसरी चीज होगी अगर ये एक्सेप्शन है। सबसे पहले क्रिमिनल कन्विक्शन है अगर, तो कहने का मतलब है अगर किसी आईएएस ऑफिसर ने या फिर किसी भी ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर ने कोई भी क्रिमिनल काम कर दिया है, उनका कन्विक्शन क्रिमिनल ग्राउंड पे हुआ, उन पे जो चार्ज लगाए गए हैं वो क्रिमिनल चार्जेस हैं, भाई उनके हाथ से मर्डर हो गया, जानबूझ के करा या ना जाने करा, बट क्रिमिनल एक्टिविटी है, क्रिमिनल ऑफेंस है, उस समय कुछ ये प्रोसेस फॉलो नहीं होगी, दैट इज एन एक्सेप्शन। ये सारी प्रोसेस उस समय फॉलो होती है व्हेन द चार्जेस आर सिविल इन नेचर नॉट क्रिमिनल इन नेचर। इन प्रैक्टिकलिटी ऑफ इंक्वायरी, जब वो इंक्वायरी की जरूरत ही नहीं है, कुछ ऐसा ऑफेंस है जहां पर अगर लग रहा है कि इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, वहां पर इंक्वायरी नहीं होती। तीसरा, प्रेसिडेंट एंड गवर्नर डिसाइड्स इंक्वायरी इज नॉट एक्सपीडियंट। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर को लगता है कि इंक्वायरी बहुत ज्यादा टाइम ले लेगी या फिर जरूरी नहीं है, तो उस इंक्वायरी को नहीं किया जाता है। ये 3 एक्सेप्शन है। अब दोस्तों आर्टिकल 311 जो कि काफी हैवी प्रोटेक्शन दे देता है सिविल सर्वेंट्स को, इसका आलोचना भी हुआ है, इसका क्रिटिसिज्म हुआ है एआरसी रिपोर्ट में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की रिपोर्ट है। अब देखिए, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन भारत में 2 बार बैठे हैं और जो वीरप्पा मोइली के अध्यक्षता में सेकंड एआरसी कमीशन बैठा हुआ था, इसने एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के लिए काफी कुछ बात कही थी और उसमें बहुत हैवी क्रिटिसिज्म किया है कि
आर्टिकल 311 करप्ट ऑफिसर्स को भी प्रोटेक्ट कर देता है। अगर एक ऑफिसर ने बहुत ज्यादा करप्ट एक्टिविटीज की हैं, बहुत ज्यादा रिश्वत लेते पकड़ा गए हैं, सरकार की और लोगों की बहुत ज्यादा नुकसान किया है, उसके बावजूद भी उनको इतना प्रोटेक्शन है कि उनके खिलाफ इंक्वायरी पहले होगी, उनको सुनने का मौका दिया जाएगा, उसके बाद फाइनली यूपीएससी से पूछा जाएगा। ये बहुत लंबा प्रोसेस है और बहुत सारी चीजें इसके बीच में हो सकती हैं दोस्तों। बट फिर भी ये आर्टिकल 311 क्यों जरूरी है? पहले तो ये देखते हैं कि क्रिटिसिज्म क्या है। एक्सेसिवली रिजिड एंड स्लो डिसिप्लिनरी प्रोसेस। अगर किसी ऑफिसर ने कुछ भी प्रकार की गलती की है तो जो भी डिसिप्लिनरी पावर्स आप यूज करते हैं वो बहुत स्लो होती हैं और बहुत ज्यादा रिजिड होती हैं। कहने का मतलब है ऑफिसर हमेशा बच के निकल जाता है, इसके चांसेस ज्यादा रहते हैं। इट अलाउज इवन द करप्ट एंड इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर टू एस्केप टाइमली एक्शन। यह मेजर एक पॉइंट है जिसकी वजह से क्रिटिसिज्म दिया जाता है आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का। साथ ही साथ इट लीड्स टू कंटिन्यूअस लिटिगेशन। भाई यहां पर नहीं हुआ तो आप सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल चले जाओगे, वहां बात नहीं हुई तो आप अपील कर दोगे हायर कोर्ट्स के अंदर। तो दोस्तों ये एक कंटिन्यूअस लिटिगेशन प्रोसेस होता है, कुछ फाइनल कंक्लूजन पे आप पहुंच ही नहीं पाते हो। एक करप्ट ऑफिसर या फिर एक इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर भी लगातार सर्विस में बना रहता है, लोगों का पैसा बर्बाद करता रहता है। ARC calls for streamlined process balancing safeguards public interest। देखिए पब्लिक इंटरेस्ट की बात की गई है। पब्लिक इंटरेस्ट के लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो ऑफिसर हैं वो हाई एथिकल और मोरल स्टैंडर्ड को फॉलो करें। बट दोस्तों अब एक बात मैं कहना चाहूंगा इन द फेवर ऑफ ऑफिसर्स। IAS ऑफिसर्स, ऑल इंडिया सर्विस के ऑफिसर्स जो रहते हैं दोस्तों, सब करप्ट नहीं है, बहुत ईमानदार ऑफिसर्स हैं और ब्यूरोक्रेसी के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। और ये ऑफिसर्स पब्लिक सर्विस करना चाहते हैं, ये बहुत बड़े बड़े करियर्स बना सकते थे कुछ प्राइवेट नौकरी करके या फिर कुछ बिजनेस करके, बट पूरी लाइफ को सेक्रीफाइस करके कुछ चंद पैसों के लिए जो इनको तनख्वाह के रूप में मिलती है और कुछ जो सुविधाएं इनको दी जाती हैं उसके लिए ये देश की सेवा में पूरा अपना जीवन लगा देते हैं। और दोस्तों इनको कई बार ऐसे काम भी करने पड़ते हैं ऑफिसर्स को जो बहुत कठिन है, जिनकी पब्लिक बहुत ज्यादा आलोचना करेगी, तो उनको प्रोटेक्शन की भी जरूरत होती है और वो प्रोटेक्शन आर्टिकल 311 इनको देता है। आर्टिकल 311 कुछ करप्ट और इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को तो बचा लेता है, बट उस ईमानदार ऑफिसर के बारे में सोचिए जो आया ही इस उद्देश्य से है कि वो पब्लिक सर्वेंट है और पब्लिक सर्विस करेगा, उसको भी तो प्रोटेक्शन की जरूरत है। अगर उसके खिलाफ कुछ ऐसे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं जो फॉल्स हैं तो कम से कम वो भी तो सामने आए, वो भी तो दिखें। तो दोस्तों कोई भी रूल या रेगुलेशन बनता है उसमें कुछ उसके नेगेटिव्स भी हो सकते हैं, कुछ पॉजिटिव्स भी होते हैं। हम नहीं कह सकते कि सारे लॉ परफेक्ट होते हैं। तो ऑल्दो आर्टिकल 311 कुछ ऐसे इनकॉम्पिटेंट ऑफिसर्स को, कुछ करप्ट ऑफिसर्स को बचा लेता है, बट मेजरली अगर अपन देखें तो आर्टिकल 311 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनेस्ट integrated civil services and for the protection of the honest officers। although ये जो ARC ने बोला है कि भाई स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है प्रोसेस को, ये भी बहुत जरूरी है दोस्तों। सो मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।